सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन। पिछले अध्याय में हमने वायुदाब पेटियों के बारे में सीखा। उसी समय हमने यह भी जाना कि इन वायुदाब पेटियों के कारण ही पृथ्वी पर वायु का या पवन का चलना संभव हो पाता है। आइए आज इस अध्याय में हम कुछ मुख्य पवनों के बारे में सीखेंगे और उनके चलने की दिशा के बारे में जानेंगे और उनके चलने का कारण समझेंगे। वायु हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है और धरातल पर इन वायु के चलने को ही पवन का चलना कहा जाता है। हमने सीखा था कि पूरी पृथ्वी पर कुछ वायुदाब पेटियां हैं। 5 अंश उत्तरी अक्षांश से 5 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। 30 अंश अक्षांश से 35 अंश अक्षांश दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है और ध्रुवों पर अर्थात 90 अंश अक्षांश पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। हमने यह सीखा था कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से ऊपर उठी हवा, जो इस डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से ऊपर उठी हवा क्षोभ सीमा के पास 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा दक्षिण की ओर, दूसरी शाखा उत्तर की ओर जाती है। क्षोभ सीमा के पास इन हवाओं को ट्रॉपिकल जेट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो कि 60 से 65 अंश अक्षांशों के मध्य है, वहाँ से ऊपर उठी हवा क्षोभ सीमा के पास 2 शाखाओं में बढ़ती है। एक तो ध्रुव की ओर जाती है, दूसरी 30 से 35 अंश अक्षांशों की ओर जाती है। जो शाखा क्षोभ सीमा के पास दक्षिण की ओर जाती है उसे टेम्परेट या ईस्टर्ली जेट कहा जाता है। इसी तरह से दूसरी शाखा जो ध्रुव की ओर जा रही थी उसे पोलर जेट कहते हैं। ये दोनों जेट हवाएं क्षोभ सीमा के पास आपस में टकराकर नीचे की ओर अर्थात 30 अंश से 35 अंश अक्षांश की ओर धरती की सतह पर उतरती हैं और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी स्थापित हो जाती है। धरती की सतह पर जब ये हवाएं नीचे उतरती हैं तो धरती के अंदर तो समाहित नहीं होंगी, वह किसी न किसी दिशा की ओर मुड़ेंगी। धरती की सतह को स्पर्श करते ही ये हवाएं पुनः 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक शाखा दक्षिण की ओर जाती है, जो ट्रेड या व्यापारिक पवन धरातल पर कहलाती है। दूसरी शाखा उत्तर की ओर जाती है, जो पछुआ या वेस्टर्लीज विंड धरातल पर कहलाती है। उसी तरह पोलर जेट, जो ध्रुवों पर चारों तरफ से इकट्ठा होकर ध्रुवों पर ध्रुवीय भंवर या पोलर वर्टेक्स के रूप में सतह पर उतरती हैं और चारों ओर चलती हैं, उन्हें ध्रुवीय पवन या पोलर विंड कहा जाता है। इस तरह से हमने जाना कि एक व्यापारिक पवन होती है, एक पछुआ पवन होती है और एक ध्रुवीय पवन होती है। इस तरह से मुख्य पवनें जो पृथ्वी के धरातल पर लगभग वर्ष भर चलती हैं, उन्हें व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। पवनें जो धरातल पर चलती हैं वह एक सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि किसी एक दिशा में विक्षेपित होकर आगे बढ़ती हैं। जैसे 30 से 35 अंश अक्षांशों पर उतरने वाली हवा
जो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है और दो शाखाओं में विभाजित होती है। एक जो व्यापारिक पवन के रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती है, उसी तरह जो दूसरी शाखा पछुआ पवन के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती है और ध्रुवों पर उतरने वाली हवा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवाओं के मुड़ने में एक बल कार्य करता है जिसे विक्षेपण बल या कोरियालिस बल के नाम से जाना जाता है। अब यह कोरियालिस बल क्या है, इसको आइए समझते हैं। सर्वप्रथम कोरियालिस महोदय ने यह बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी की सतह से बाहर की ओर केंद्रापसारी बल लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद उन पर विक्षेपण बल कार्य करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह हवाएं अपने पथ से विचलित होकर किसी न किसी दिशा में मुड़ जाती हैं। अब यह विक्षेपण बल कैसे कार्य करता है? मान लीजिए आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं। बस सीधी सड़क पर एक अच्छी स्पीड से चली जा रही है। आप निश्चिंत होकर बस के अंदर बैठे हुए हैं। अचानक से कोई मोड़ आगे आता है और बस मुड़ जाती है। आप निश्चिंत बैठे थे, आपको पता नहीं था कि आगे मोड़ है। बस के अचानक मुड़ने से आप बस के मुड़ने की दिशा के विपरीत गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप पर विक्षेपण बल लगा। यह विक्षेपण बल आया कहाँ से? विक्षेपण बल बस के घूमने की वजह से उत्पन्न हुआ। ठीक इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी पर चलने वाली पवनों या हवाओं के साथ भी होता है। उन पर विक्षेपण बल लगता है और वह अपने पथ से विचलित होकर दूसरी दिशा में घूम जाती हैं। इसे और आसान शब्दों में समझें तो फेरल का नियम भी कहा जाता है। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। आइए देखते हैं क्या यह सही है। यह आपका उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में ये आपकी व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चल रही है। यदि आप इसके चलने की दिशा में खड़े हों, अर्थात यहाँ खड़े हो जाएं, तो यह अपने दाहिने मुड़ रही है, अर्थात यह नियम सत्य है। पछुआ पवन को देखें, यदि आप यहाँ खड़े हो जाएं, तो पछुआ पवन भी अपने दाहिने घूम गई है या मुड़ गई है, और इसी प्रकार ध्रुवीय पवन भी अपने दाहिने मुड़ रही है। ठीक इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में पवन के चलने की दिशा में यदि आप खड़े हैं तो पवन बाएं मुड़ रही है, पछुआ पवन भी बाएं मुड़ती है और ध्रुवीय पवनें भी दक्षिणी गोलार्ध में बाएं घूम जा रही हैं। अर्थात फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं। इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। कोरियालिस बल, फेरल का नियम समझने के बाद आइए एक और नियम जान लेते हैं, जिसे बॉयज-बैलेट्स लॉ कहा जाता है। बॉयज-बैलेट्स एक रिसर्चर थे। उन्होंने एक नियम दिया। वह नियम था कि उत्तरी गोलार्ध में जिधर हवा जा रही है उधर की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं, और जिधर से हवा आ रही है उधर की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथ फैला दें, तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने हाथ की ओर उच्च वायुदाब और बाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में दाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब व बाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब होता है। आइए चित्र पर देखते हैं, क्या यह बॉयज-बैलेट्स लॉ सही है? मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में आप खड़े हैं। यहाँ पर हवा
उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम जा रही है, अर्थात आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर होगा और दोनों हाथ फैला देंगे तो दाहिने हाथ की ओर उच्च वायुदाब और बाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब होना चाहिए। अब यहाँ आपके दाहिनी तरफ अर्थात इधर आपका दाहिना हाथ होगा, दाहिनी तरफ उच्च वायुदाब और इधर आपका बायां हाथ होगा, बाईं तरफ निम्न वायुदाब होगा, अर्थात बॉयज बैलेट्स लॉ भी सही है। इसी प्रकार आप दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं और दोनों हाथ फैला दें तो दाहिनी ओर निम्न वायुदाब और बाईं ओर उच्च वायुदाब होना चाहिए। यहाँ भी वही स्थिति दिखाई दे रही है, दाहिने हाथ की ओर निम्न वायुदाब और बाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब स्थापित है, अर्थात बॉयज बैलेट लॉ भी सही है। पृथ्वी पर वर्ष भर चलने वाली पवनों को अस्थायी पवन, सनातनी पवन या नियतवाही पवन कहा जाता है और पूरे वर्ष पृथ्वी पर 3 ही पवनें चलती हैं जो कि व्यापारिक हैं, पछुआ हैं और ध्रुवीय हैं। पवनों को समझने के बाद आइए उससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य भी जान लेते हैं। व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों में चलती हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, बल्कि दोनों पवनें एक दूसरे के ठीक सामने आकर नहीं मिलती बल्कि तिरछा आकर मिलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, वहाँ पर डोलड्रम पाया जाता है। ये डोलड्रम क्या है? डोलड्रम अर्थात शांत क्षेत्र या शांत पेटी। शांत क्यों है? क्योंकि व्यापारिक पवनें जो कि 30 से 35 अक्षांशों से चलकर 0 अंश अक्षांश की ओर आती हैं दोनों गोलार्धों से, वह पवनें धरातल पर चलते चलते जैसे जैसे 0 अंश अक्षांश की ओर बढ़ती हैं गर्म होने लगती हैं और गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, अर्थात दोनों गोलार्धों की पवनें 5 अंश उत्तरी अक्षांश से 5 अंश दक्षिणी अक्षांशों तक पहुँचते पहुँचते गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस 5 अंश उत्तरी अक्षांश और इस 5 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो वायु है वो स्थिर बनी रहती है। स्थिर बनी रहने के कारण ही इसे डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। इसी प्रकार इसी क्षेत्र में ITC-Z भी पाया जाता है। ITC-Z अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण मेखला, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगले अध्यायों में जब हम मानसून पढ़ेंगे या मानसूनी हवाएं पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना कि पृथ्वी पर चलने वाली पवनों का एकमात्र लक्ष्य ITC-Z को ही प्राप्त करना होता है और इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर मानसूनी पवनें गमन करती हैं। इसी तरह से 30 से 35 अंश अक्षांशों पर उतरने वाली हवाएं जो धरातल पर उत्तर की ओर जाने वाली हवाओं को पछुआ पवन और दक्षिण की ओर जाने वाली हवाओं को व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। इस 30 से 35 अंश अक्षांश की पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अश्व अक्षांश अर्थात इससे जुड़े हुआ एक बहुत ही सूक्ष्म कथा है। पुराने ज़माने में जब आवागमन के बेहतर साधन नहीं थे तब व्यापार के लिए पाल व पतवार वाली नौकाओं का इस्तेमाल किया जाता था। पाल वाली नौकाएं हवाओं की दिशा के अनुसार ही समुद्र में चलती थीं। यूरोप के व्यापारी अरब के देशों से घोड़ों का व्यापार करते थे। जब यूरोपीय
अरब राज्यों से घोड़ों को नावों पर लादकर, अब आप जानते ही हैं 30 से 35 अंश अक्षांशों पर उच्च वायुदाब पेटी स्थापित होती है, अर्थात हवाएं वहाँ उतरती रहती हैं और उच्च वायुदाब बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमध्य सागर में पाल युक्त जलयान आगे नहीं बढ़ पाते थे, नाविक परेशान हो जाते थे। इसलिए वह अपने घोड़ों को, अश्व को सागर में या समुद्र में कुदा देते थे और नावें हल्की हो जाती थी तथा वह धीरे धीरे इस उच्च वायुदाब पेटी को पार कर लेते थे। इसीलिए 30 से 35 अंश अक्षांशों को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध से जुड़ी हुई यह लघुकथा है, लेकिन यही अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में भी है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 अंश अक्षांश को भी अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अश्व अक्षांश को सीखने के बाद आइए देखते हैं पछुआ पवन से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण बिंदु। पछुआ पवनें जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 अंश अक्षांशों से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर चलती हैं। यह हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जाती हैं, अर्थात 60 अंश से 65 अंश अक्षांशों की ओर जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होने के कारण, जिसे कि जल गोलार्ध भी कहा जाता है, ये हवाएं बिना रोक टोक के बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं और इतनी तीव्र गति से चलती हैं कि उनसे एक आवाज़ उत्पन्न होती है। 30 अंश से 35 अंश अक्षांशों पर उतरने के बाद ये पछुआ हवाएं 40 अंश अक्षांश पर पहुंचती हैं, उसके बाद 50 अंश अक्षांश पर पहुंचती हैं और फिर 60 अंश अक्षांश पर पहुंचती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं बेरोक टोक चलती हैं, जिससे बहुत तीव्र आवाज़ होती है और इन हवाओं को गरजता 40, दहाड़ता 50 और चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये हवाएं 35 अंश अक्षांश से 40 अंश अक्षांश पर पहुंचती हैं तो इनकी गति अधिक हो जाती है और इनसे आवाज़ निकलती है। पुनः जब ये इसी जलराशि में और आगे बढ़ती हैं तो और अच्छी गति इनको मिल जाती है और अधिक आवाज़ करती हैं और 60 अंश अक्षांश तक पहुँचते पहुँचते इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनको चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तरी गोलार्ध के संबंध में यह तथ्य लागू नहीं होते। आखिर क्यों? उत्तरी गोलार्ध में यह तथ्य लागू क्यों नहीं होते? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड अधिक हैं। स्थल के अवरोध के कारण, स्थल की वनस्पतियों के कारण, नगरों के कारण, महानगरों के कारण हवाओं की गति उतनी अधिक नहीं हो पाती जितनी कि दक्षिणी गोलार्ध में होती है। 3 प्रकार के मुख्य पवनों को जानने के बाद अब हम अगले अध्याय में इनसे जुड़ा हुआ एक और प्रकरण अस्थायी पवन के बारे में सीखेंगे और यह भी सीखेंगे कि इन सनातनी पवनों का, अस्थायी पवनों का या नियतवाही पवनों का उन स्थानीय पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है।